स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी होंगे शामिल। लखनऊ से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह। शाम 7 बजे कुर्मांचल नगर बरेली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के पक्ष में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर पहले वो राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। इसके बाद वो लोकसभा प्रत्याशी और कुर्मांचल नगर बरेली में पहुंचेंगे, जहां पर सीएम प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के पक्ष में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा रहने वाला है आज, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आज नामांकन है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके नामांकन में भी शामिल होंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ तैयारियां भी हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे, कहां कहां और कब कब पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? अरुण, आपको आवाज मिल पा रही है? पुष्कर सिंह धामी का यूपी का दौरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ ही देर में जो है रोड शो में प्रतिभाग करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है नामांकन करेंगे और नामांकन भरेंगे। उसके बाद जो है इससे पहले रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद नामांकन में भी जो है शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कुछ ही देर में जो है यूपी में जो रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाग लेंगे। और ऐसे में फिर उसके बाद जो है शाम को 7 बजे बरेली से प्रत्याशी गंगवार के पक्ष में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से उनके पक्ष में जो है मतदान करने की अपील भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में जो है अब उनकी छवि बनती जा रही है। और जिस तरीके से एक राष्ट्र नेता की छवि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बन रही है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में उनके दौरे हो चुके हैं और अभी अन्य प्रदेशों में भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे होने हैं। हिमाचल में भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचेंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से उत्तराखंड में जो पहले चरण में मतदान हुआ उसके वक्त जो है तमाम जनसभाएं, रोड शो, करीब 90 जनसभाएं और रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो अब इसी के साथ साथ अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं और वहां पर भी भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राष्ट्रीय लेवल पर लगातार छवि बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। और आज जैसे कि वो राजनाथ सिंह के नामांकन में भी शामिल होंगे, तो इसके अलावा भी उनके क्या कुछ और कार्यक्रम रह सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई ऐसे फैसले हैं, चाहे यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून हो, इन चीजों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की थी जब वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री जो है कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर जो है वो उभर रहे हैं और ऐसे में लगातार अन्य प्रदेशों में भी उनके दौरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होंगे, रोड शो में भी शामिल होंगे और इसके बाद जो है शाम 7 बजे बरेली से जो प्रत्याशी है गंगवार भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है उत्तराखंड में पुनः उनकी वापसी होगी, क्योंकि उत्तराखंड में भी कहीं इस वक्त 4 धाम यात्रा की तैयारियां चल रही है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जंगलों की आग लगातार विकराल रूप ले रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यानी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ और प्रचार के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में चाहे उत्तराखंड से जो 4 धाम यात्रा होने वाली है उसकी तैयारियों को लेकर बैठकें हों, चाहे जंगलों की आग को लेकर तमाम समीक्षा बैठकें हों, इनको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा अरुण, ये भी देखा जा रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों के दौरे पर भी हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है। हाल ही में यूपी में भी वो कई दौरे कर चुके हैं, लेकिन अब जैसे कि यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर की उनको जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर वो लोकसभा के दौरान प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगे। तो क्या माने कि लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक छवि भी बन रही है, और दूसरा अब उनके कब कब क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं, कब वो अन्य राज्यों में जा सकते हैं, इसको लेकर के भी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है?
जी सर, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो स्टाफ प्रचारक बनाया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसी के साथ साथ तेलंगाना में भी हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश की भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो ऐसे में क्योंकि हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्य है और उत्तराखंड से सटा हुआ है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई है और ऐसे में 2 चरण का मतदान जो है वो हो चुका है और अभी 5 चरण का मतदान होना है। तो ऐसे में तमाम कार्यक्रम जो है आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं वो पार्टी स्तर से जो है तैयार किए जाएंगे। कहाँ उनके कार्यक्रम लगने हैं, किस किस दिन उनके कार्यक्रम होंगे, कितनी जनसभाएं होंगी, कितने रोड शो होंगे, कितनी रैलियां होगी, इन सभी को लेकर अभी रूट मैप तैयार किया जाएगा। और ऐसे में जो भी जहाँ भी जिस प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड आती है, तो उस तरीके से ही जो है उनके दौरे अन्य प्रदेशों में लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। द्वाराहाट विकासखंड के दूरस्थ गांव ऐनापार पहुंचने पर संयुक्त मजिस्ट्रेट आईएएस वरुणा अग्रवाल का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आज पहली बार आज़ादी के बाद कोई अधिकारी उनके दुर्गम गांव में पहुंचा है। वहीं ग्रामीणों ने 20 जून तक सड़क का कार्य शुरू न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। सही सुना आपने, हैरान होने की बात नहीं। महानगरों की चमक धमक से दूर अपने ही देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक कोई सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा है। उत्तराखंड में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां आजादी के इतने सालों बाद भी गांव में अधिकारी पहुंचे ही नहीं है। पहाड़ी जनपद चंपावत में द्वाराहाट के दुरुस्त गांव ऐनापार में जब मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल पहुंची तो ग्रामीणों को ऐसा लगा जैसे भगवान के दर्शन हो गए। पूरा गांव स्वागत समारोह में लग गया। जी, जैसे कि गांव वालों द्वारा हमें बताया गया था कि इस ग्राम ऐनापार के जो टोक है यहाँ पे सड़क की समस्या है और बहुत टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सड़क पहुँच जाए, पर अभी तक सड़क का कार्य नहीं शुरू हो पाया है। तो इसमें हमने विभागों के साथ बातचीत की, विचार विमर्श किया, तो हमें ये संज्ञान में आया कि जो ये रोड का मामला है वो इसलिए अभी तक नहीं आगे बढ़ पाया है क्योंकि जो सीए लैंड जो मिलनी थी, जो क्षतिपूर्ण के लिए जो वन भूमि इनको देनी चाहिए थी, उसमें अभी कुछ आपत्तियां लगी हुई हैं। तेज धूप में ग्रामीणों से मिलने पैदल 2 किलोमीटर का सफर तय कर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद गांव पहुंचकर मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट का स्वागत किया और कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई अधिकारी उनके दुर्गम गांव में आया है। जाहिर है कि मैडम के साथ वन विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो हमने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया विभागों के साथ कि दूसरी कोई लैंड या उसी लैंड के संबंध में पुनः निरीक्षण किया जाए ताकि वो लैंड की जो आपत्ति है उसका निस्तारण किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो विभागों का जिस तरीके से रुख रहा है वो पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द इस रोड का समाधान मिल पाएगा। द्वाराहाट के ऐनापार के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ ही लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी। वोटिंग के बाद सीएम धामी ने सख्ती दिखाई तो मैडम को ईसी चैम्बर से निकलकर गांव पहुंचना पड़ा। वरुणा अग्रवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद जल्द ही समस्याओं के समाधान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही गांव को सड़क की सौगात मिल जाएगी। जी, हमारे गाँव वालों से यही निवेदन है कि आपको कच्चा जाम या फिर ऐसे कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उससे पहले ही विभागों से जैसे हमने जो बातचीत की है इस काम को आगे बढ़ा दिया जाएगा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द रोड में जितनी भी आपत्तियां हैं उसका निस्तारण कर लिया जाएगा। सालों विरोध प्रदर्शन और इस बार चुनाव बहिष्कार के बाद पहली बार गांव में कोई अधिकारी पहुंचा है। अब ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि गांव की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही ग्रामीणों ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर 20 जून तक सड़क का कार्य शुरू नहीं किया गया तो सभी ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। और ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि गांव वालों को ऐसे कोई उग्र आंदोलन करने का मौका मिले और उससे पहले ही जो उनकी शिकायतें हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बात सिर्फ चंपावत के ऐनापार गांव की नहीं है। पहाड़ों में कई 30 से ज्यादा गांव हैं जिन्होंने इस चुनाव में वोट बहिष्कार कर दिया था, जिसकी वजह से हजारों वोट नहीं पड़े थे। खबर लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी तो सीएम धामी ने खुद संज्ञान लिया और अधिकारियों से जाकर समस्याओं के समाधान की बात कही। ऐनापार गांव की समस्याओं पर तो अधिकारी ने आश्वासन दिया है, फिर बाकी गांव में अधिकारी कब पहुंचेंगे और कब उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
बीते दिनों गढ़वाल के टिहरी से शुरू होकर कुमाऊं से रानीखेत तक पहुंची बीजेपी नेताओं की आपसी अंतर्कलह का हाईकमान ने अब संज्ञान ले लिया है, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने 5 नेताओं को पार्टी मुख्यालय में तलब किया और उनसे पूछताछ भी की है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव भले ही संपन्न हो चुका है, लेकिन सियासी पारा गिरने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं के आपसी अंतर्कलह पार्टी की खूब फजीहत करा रही है। बीते दिनों टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दिनेश धने और भाजपा नेता खेम सिंह चौहान के बीच आपसी खींचतान के बाद रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल और दर्जाधारी मंत्री कैलाश पंत के बीच का मामला सामने आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में तलब किया और सभी से जवाब मांगा गया। आज अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने हमारी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हम लोगों का क्या आकलन है, मुझे तो इस बारे में उन्होंने बुलाया था और मैंने जो हमारी टिहरी विधानसभा और आसपास की विधानसभाएं उसका आकलन उनको बताया। तो इतनी हमारी बात हुई है। अब तलब वाली बात किसने की, क्या की, ये तो भैया आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। लोकसभा चुनाव पर बातचीत हुई है और आगे हम पार्टी को और सशक्त कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अब चुनौतियाँ हैं। अभी निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, हम इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने जो बात रखनी थी माननीय अपने प्रदेश के सामने रख दी है। दरअसल टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व मंत्री दिनेश धने के बीच टेंडर मामले को लेकर आपसी खींचतान देखने को मिली। उसके बाद रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल ने दर्जाधारी मंत्री कैलाश पंत पर मंत्री बनाने के नाम पर 30 लाख की ठगी का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के जवाब मांगने के बाद इन सभी नेताओं के सुर बदल गए। ऐसे में इन सभी का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। 10 बार बुलाते हैं, कोई काम है क्या है, लेकिन अनुशासनहीनता से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कोई अनुशासनहीनता नहीं। बस आपको लगता है आपने हमारे कई बयान देखे, कहीं पूछे किसी कोई, मैं पार्टी का मैं पार्टी बुलाया था, अरे बुला दिया तो कोई अपराध थोड़ी किया किसी ने। बुला दिया पार्टी अध्यक्ष जी हो, कुछ तो बोला होगा। अध्यक्ष जी है भाई, अध्यक्ष जी है, बुला सकते जब चाहे जिसको। मुखिया परिवार के आपके क्या था, मतलब यहाँ क्यों आए? अरे आ गया, गुनाह है कोई नहीं, तब भी कुछ तो वजह रही हो जी। नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं होती। देखिए, जो मेरी जो आदत है सही बात करने की, और अब कोई कुछ भी समझे कि किशोर उपाध्याय जी से थे या दिनेश धने जी से थे या किसी से थे, ऐसी तो दूसरा व्यक्ति तुलना कर सकता है। लेकिन हमारे सामान्य बातें होती हैं और सामान्य अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है, सही बात को करने का। और बाकी मेरी बात के लिए कोई ऐसा नहीं कि सभी लोग तैयार हो जाएंगे कि आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन हम जो मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे बचपन में हमने छात्र जीवन से राजनीति की है और हम संघर्षों के बल पे आगे आए हैं, तो हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, अपने बेरोजगारों के लिए बचपन से ही। तो हम सत्ता में भी मतलब ये कि हम उसी आदत को लेके चलते हैं कि भाई हमने हमेशा संघर्ष करना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं के साथ बैठक की, उन्हें सख्त निर्देश देते हुए अपनी बात पार्टी के अंदर रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी नेता को अपनी बात रखनी है, वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही अपनी बात को रखें, और अगर सोशल मीडिया पर किसी अन्य माध्यम से बात रखी जाती है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। उन्होंने भविष्य में दोबारा ऐसा न करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनलों में पार्टी के अंदर की कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चाएं आ रही थी। आज मैंने उन सब लोगों को बुलाया, अनुशासन के दायरे में रहने के लिए कहा है। कोई विषय होता, हमारा प्लेटफॉर्म होता पार्टी का, हर कार्यकर्ता अपनी बात वहां तक पहुंचानी है। सार्वजनिक बयानबाजी किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता की, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, इस प्रकार की बयानबाजियों पर रोक लेगा, ऐसा हमने उनको बकायदा निर्देशित भी किया है। और ये मैसेज सबके लिए है। आज अगर हमने अपने
प्रमुख लोगों से बातचीत की है। हाँ, उनको भी लगा कि विषय उस रूप में नहीं जिस रूप में इसका मीडिया में चला दिया गया है। बहुत छोटी छोटी बातें थी, जो छोटी बातों का आपस में बैठ के समाधान निकल सकता था। आज हमने उनको आपस में बिठाया भी है और सबने आपसी जो विषय थे उसको माना है। हर व्यक्ति ने अपने कि इन विषयों का समाधान शुरू में हो सकता था, लेकिन आगे से सब चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा हमने मैसेज सबको दिया। कोई विषय इस प्रकार के आते हैं तो पार्टी के प्लेटफॉर्म में उस पर अपनी बात रखनी चाहिए, ये सबके लिए हमारा कहना भी है। और इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप में जो विषय केवल और केवल पार्टी फॉर्म पर रखा जा सकता है, उसको नहीं करना है, ये सबको मिलता है। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इन सभी को अनुशासनहीनता के चलते तलब किया है तो उसका भी क्या भरोसा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने एक युवक के साथ मारपीट की, तब कहा गया कि जवाब तलब किया गया है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया, तब कहा गया कि जवाब तलब किया गया है। लेकिन क्या हुआ ये जनता के सामने है। शिशपाल बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डफली अपना राग हो रहा है और भाजपा अपनी साख बचाने के लिए इस तरीके की बातें कर रही है कि वो अलग चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, उसकी पार्टी में जो है बहुत बड़ा अनुशासन है। लेकिन आजकल भाजपा का अनुशासन सड़कों पे है। उनके जो है पूर्व मंत्री वर्तमान जो है विधायक के बीच में नूरा कुश्ती अलग से चल रही है और वर्तमान जो है एक विधायक और राज्य मंत्री के बीच में जो है अलग से नूरा कुश्ती चल रही है। जनता है, सब जान रही है। और अनुशासनहीनता के मामले में अगर जवाब तलब किया है प्रदेश अध्यक्ष ने तो उस पर भी जनता भरोसा क्या करे, क्योंकि पहले हमने देखा है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जो कैबिनेट मंत्री भी हैं वो किस तरीके से इस केस में मारकूट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तब भी यही कहा गया था कि हमने जवाब तलब किया है, तो क्या रिजल्ट निकला उसका? कोई कार्रवाई हुई प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पूरे उत्तराखंड की जनता का अपमान किया। उसके बाद भी यही बात हुई थी कि हमने जवाब तलब किया, अनुशासनहीनता में कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई तो देखने को नहीं मिली। फिर आपने भी उनको पार्टी में ले लिया। तो भाजपा की कथनी करनी का अंतर जनता अब समझ चुकी है। और ये केवल जो है मीडिया को दिखाने के लिए अनुशासन की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के घर में ना अब अनुशासन बचा है, ना अभी अपने नेताओं पे नियंत्रण कर रहे हैं। सब अपनी डबली और अपना राग बचा रहे हैं। लेकिन भाजपा को जो है अपनी साख बचाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करनी पड़ रही है, क्योंकि अब जो है भाजपा की पोल जनता के बीच में खुल गई है और हार का डर जो है नेताओं पे है। इसीलिए हताशा निराशा में ये सब कुछ हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के नेताओं की तकरार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अब तलब करके शांत करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन देखना होगा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बातों का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। यहाँ पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते भारी बर्फबारी हुई, जिससे घाटी में वन्य जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर पेट्रोलिंग करने आई पार्क ऑफिशियलों की टीम गश्त को बर्फबारी के बीच काफी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ा है। प्रकृति प्रेमियों का इंतजार जल्द होगा खत्म। फूलों की घाटी में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में जैव विविधता से भरे विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की सैर करने के लिए पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आगामी 1 जून से ग्रीष्मकाल के लिए इस नंदन कानन फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पूर्व मौसम दुरुस्त होने पर एक बार फिर पार्क का गश्ती दल घाटी में शीतकाल में हुई बर्फबारी के साथ ताजा हिमपात से हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ ही घाटी में जहां जहां पैदल मार्ग टूटे हुए हैं उन्हें आवाजाही के लिए दुरुस्त करने और मार्ग से बर्फ हटाने की कार्य योजना जल्द तैयार करने के लिए दोबारा वैली का दौरा करेगा। वहीं इस बार अप्रैल के अंत में हो रही बर्फबारी के चलते प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को घांगरिया से आगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लगभग
4 किलोमीटर के ट्रैक पर दुर्लभ पुष्पों की प्रजातियों, प्राकृतिक नजारों के साथ बर्फ और ग्लेशियर का भी दीदार हो सकेगा। घाटी में दिखते हैं नीली भेड़, स्नो लेपर्ड। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई। दरअसल ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति शास्त्री फ्रैंक स्मिथ ने अपने कॉमेंट पर्वतारोहण अभियान के दौरान खोजी इस अद्भुत जैव विविधता से भरे हिमालय की गोद में बसी फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। यह दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों और बेशकीमती वनस्पतियों और दुर्लभ वन्य जीवन की विविधता के लिए जाना जाता है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी एक समृद्ध विविधता वाला क्षेत्र, दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। यहाँ एशियाई काले भालू, दुर्लभ स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भूरे भालू, लाल लोमड़ी और नीली भेड़ पाई जाती हैं। वहीं पक्षी जगत में हिमालयन मोनाल, दुर्लभ तीतर सहित अन्य उच्च हिमालयी पक्षी भी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर लुभाते हैं। ये फूलों की घाटी समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं पुष्पवती नदी के मध्य पसरा ये बियावान करीब 87.50 किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। बड़ी बात यह है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में बायोस्फीयर रिजर्व का है। पर्वतारोहियों, वनस्पतिविदों के लिए है खास। 1982 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। 500 से अधिक प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल। विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी एक उच्च हिमालयी घाटी है जो लंबे समय से प्रसिद्ध पर्वतारोहियों, वनस्पतिविदों के लिए बेहद खास है। इस घाटी में 500 से अधिक प्रजातियों के रंग बिरंगे फूल अलग अलग रंग के खिलते हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को खूब लुभाते हैं। वहीं वर्ष 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब यह एक विश्व धरोहर स्थल है। वैली ऑफ फ्लावर्स ने अल्पाइन वनस्पतियों की विविधता वाले एक क्षेत्र के रूप में अपना स्थान बनाया है। अभी घांगरिया से बामनधोड़ तक 2 जगह पर बड़े हिमखंड पसरे हुए हैं। 1 जून को वैली के गेट खुलने से पहले पार्क प्रशासन द्वारा यहां पैदल संपर्क मार्ग बर्फ काटकर दुरुस्त किया जाएगा, जिसके लिए पार्क कर्मियों का दल घाटी का जायजा लेकर लौट चुका है। मई माह से घाटी में विविध प्राकृतिक रंगों के अल्पाइन हिमालयी पुष्प खिलने लगते हैं। तब यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। पुराणों में इसे नंदन कानन इंद्रदेव का बगीचा भी कहा गया है। फूलों की प्राकृतिक घाटी का रंग हर वैली के द्वार हर साल शीतकाल के लिए बंद होने तक के समय 31 अक्टूबर तक बदलता रहता है। यही घाटी को अलग पहचान दिलाती है। 2022 में पहुंचे थे 20,547 पर्यटक। 2023 में पहुंचे थे 13,161 पर्यटक। विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं इस घाटी में। घांगरिया बेस कैंप से विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क की गश्त पर निकली पार्क कर्मियों की टीम को ग्लेशियर पॉइंट से भारी बर्फबारी का सामना करना पड़ा। पहले ही घाटी में पैदल मार्ग पर ग्लेशियर पसरे हैं, उस पर बर्फबारी से जूझते हुए गश्त दल घाटी के मध्य भाग तक ही पहुंचकर वापस लौट आया है। मौसम ठीक होने पर गश्त दल दोबारा घाटी का पूरा जायजा लेकर गोविंद घाट रेंज मुख्यालय लौटेगा, जिसके बाद घाटी में शीतकाल में हुए नुकसान और पैदल संपर्क मार्ग सहित ग्लेशियर पॉइंट क्षेत्र में बर्फ काटकर पैदल वैकल्पिक मार्ग बनाने सहित अन्य कार्य के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, ताकि 1 जून से पहले घाटी में पूरी तरह से संपर्क मार्ग दुरुस्त हो सके। 2022 में 20,547 पर्यटक यहां पहुंचे थे, जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 280 थी, जबकि वर्ष 2023 में 13,161 पर्यटक पहुंचे थे, जिसमें 401 विदेशी पर्यटक शामिल थे। उम्मीद है कि इस बार ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए चमोली के जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।